जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको बनाना आना चाहिए। बहुत बार आया हुआ है और क्योंकि बहुत लेंदी नहीं बनता तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखिए लोड फ्लो वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आ सकता है, स्टेबिलिटी के ऊपर, या तो आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप बहुत मज़े में होंगे। तो स्वागत है आपका इस सेशन के अंदर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द पावर सिस्टम फॉर द गेट 2024 एग्जाम। देखिए गेट 2024 का एग्जाम अब आने ही वाला है और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। आप लोगों ने एक बार, दो बार या तीन बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। अगर देखा जाए तो हम लोग कोई भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में कभी भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, एक शॉर्ट्स मैंने आपको दिया था कुछ या करीब एक महीने पहले, उसमें मैंने बताया था कि परेटो का एक रूल है। वो रूल ये कहता है, अगर आप पुराने पीवाईक्यू को भी देखें तो जो 80% क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20% कॉन्सेप्ट या 20% फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। तो अगर हम लोग उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, अगर हमने पूरा का पूरा सिलेबस नहीं किया हुआ है और अगर हम लोग उन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, तो हम बहुत कम टाइम पे एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि अगर आपको बिल्कुल टॉपर्स में से आना है तो आपको खाली इन टॉपिक को करना है, क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, या अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तब भी आप वो टॉपिक देखना चाहते हैं जहाँ पर गेट 2024 में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, आपको लगेगा ये कोई जादू तो है नहीं कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन्हीं टॉपिक से गेट 2024 के अंदर अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। ये हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। पहला तो पीवाईक्यू को देख के, पिछले 20 साल के पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो हमें पता लग जाता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि जो गेट वाला एग्ज़ाम है उसमें लेंदी क्वेश्चन नहीं आते, उसमें मेनली उस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैक्सिमम 2 या 3 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएं। तो अगर कोई लेंदी टाइप का क्वेश्चन बनता है तो गेट एग्ज़ाम के अंदर नहीं आ सकता। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप गेट 2024 के एस्पिरेंट हैं तो किन टॉपिक के ऊपर या किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। बहुत शॉर्ट्स के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये आता है कि करीब कितना मार्क्स के क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट 2024 के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग जो गेट 2024 के अंदर पावर सिस्टम से जो क्वेश्चन आएंगे उनका वेटेज 10 to 12 मार्क्स के बीच में रह सकता है, यानी 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन करीब आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब आता है एक एक टॉपिक को हम लोग लेके चलें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पावर सिस्टम में है वो मेरे अकॉर्डिंग आता है गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द फॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, अब ये बहुत डिटेल के अंदर टॉपिक है, क्योंकि हम लोग दो तरीके के फॉल्ट को डिस्कस करते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो सबसे पहले फॉल्ट एनालिसिस के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस कंपोनेंट होता है, हम लोग पॉजिटिव सीक्वेंस, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको आना चाहिए, यानी फेज वोल्टेज को सीक्वेंस वोल्टेज में कन्वर्ट करना या सीक्वेंस वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग ए मैट्रिक्स एंड द ए इनवर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले आपका सीक्वेंस कंपोनेंट के अंदर ए, सिमेट्रिकल कंपोनेंट के अंदर ए और ए मैट्रिक्स को यूज करके फेज क्वांटिटी को सीक्वेंस क्वांटिटी में और सीक्वेंस क्वांटिटी को फेज क्वांटिटी में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, आपको एक नेटवर्क दे दिया और आपको पूछेगा कि आपका इसका जीरो सीक्वेंस
नेटवर्क बताइए, या जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस पे से जहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर दे रखा होगा उसके कनेक्शन आपको स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार या स्टार स्टार के अंदर कनेक्शन दे रखे होंगे। वहाँ पर कहीं जब पर न्यूट्रल आपका ग्राउंडेड होगा, कहीं पर न्यूट्रल ग्राउंडेड नहीं होगा। तो स्पेशली ट्रांसफार्मर के उसमें जीरो सीक्वेंस नेटवर्क आपको बनाना आना चाहिए। बहुत बार आया हुआ है, और क्योंकि बहुत लेंदी नहीं बनता तो इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब हमारा जब हम लोग फॉल्ट पर आते हैं तो हम लोग दो टाइप में फॉल्ट को स्टडी करते हैं। एक बार आप लोड करंट को जीरो मान लेते हो, एक बार आप लोड करंट को लेके चलते हो। बट जब आप लोड करंट को लेके चलते हैं ना, तो उस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी बनते हैं, तो उसके गेट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर होती है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जनरली आने की चांसेज हैं, जब आप लोड करंट को नेग्लेक्ट मान रहे हो। लोड करंट को नेग्लेक्ट मानने पर किसी भी तरह का फॉल्ट हो, चाहे वो सिमेट्रिकल फॉल्ट हो या फिर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट हो, आपको फॉल्ट करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें वोल्टेज का क्वेश्चन भी बनता है, आपको फेज वोल्टेज निकालना, लाइन वोल्टेज निकालना। बट एग्जाम में अगर हम लोग पुराने पीवाई को देखें तो कभी भी इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ, क्योंकि थोड़ा बहुत स्लाइटली ज़्यादा टाइम लगता है वोल्टेज को निकालने के लिए, तो इसके आने के चांसेस भी कम है। खाली आपको फॉल्ट करंट की वैल्यू निकालना आना चाहिए। या फिर एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट और थ्री फेज फॉल्ट के अंदर कंपेरिजन दे दिया, तो आपको न्यूट्रल इम्पीडेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के लिए, फॉल्ट फॉल्ट करंट कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इफ लोड करंट इज नेग्लेक्टेड। यानी लोड करंट वाले क्वेश्चन थोड़े लेंदी होते हैं, तो उसके आने के चांसेस बहुत ही कम है। वोल्टेज या लाइन वोल्टेज या फेज वोल्टेज निकालने वाले चांसेस भी यहाँ पर बहुत कम है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्ट वाला, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा लोड फ्लो। देखिए, लोड फ्लो वैसे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या आ सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगेन आप देखेंगे तो गॉस सीडल मेथड है, न्यूटन राप्सन मेथड है, इतने इतने लेंदी क्वेश्चन बनते हैं, तो गेट एग्जाम में उनके आने की पॉसिबिलिटी ना की बराबर है, अगर आप पूरे के पूरे इटरेशन मेथड को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपको ध्यान में देना ज़्यादा है आता है एडमिटेंस मैट्रिक्स को फॉर्म करना। इसमें थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए कि एडमिटेंस मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म करते हैं। इवन अगर ट्रांसफॉर्मर दे रखा है तब भी एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं वो आपको आना चाहिए। तो मैंने एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाना और उसका मॉडिफिकेशन, फॉर्मेशन एंड मॉडिफिकेशन। दूसरा जो टॉपिक बनता है जिसमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं, वो आपका न्यूटन राप्सन मेथड के अंदर जो जैकोबियन मैट्रिक्स बनता है उसका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, आपको कुछ बस दे रखी हैं जो पी क्यू बस है, कुछ पीवी बस है, एक स्लैक बस है, तो कितने ऑर्डर का जैकोबियन मैट्रिक्स बनेगा। सो ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। हालांकि एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि जो हमारा एच एन जे एल एलिमेंट है उनका ऑर्डर क्या होगा। अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है गेट एग्जाम में, लेकिन उसके आने के चांस लगते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। यानी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। एलिमेंट मतलब एच एन जे एल, इनका ऑर्डर क्या होगा।
जे मैट्रिक्स। और लास्ट में 1 नंबर का क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, किसके, जीएस मेथड के और न्यूटन रैप्सन मेथड के, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ऑफ जीएस एंड न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो फॉल्ट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा न्यूटन रैप्स सॉरी ये लोड फ्लो। लोड फ्लो के बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो आता है हमारा स्टेबिलिटी के, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के ऊपर या तो आपका ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी और स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और दोनों में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होते, कॉन्सेप्चुअल भी है, यानी दोनों की आने के चांसेस काफ़ी हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको एच वगैरह निकालना आना चाहिए। ठीक है, एच की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, एम की वैल्यू, एम एन एच। ठीक है, स्विंग इक्वेशन आपको आना चाहिए, स्विंग इक्वेशन, स्विंग इक्वेशन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन आपको निकाला आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई डिस्टरबेंस होता है और डिस्टरबेंस आपका कुछ साइकिल तक मेंटेन होता है तो डेल्टा की वैल्यू कितनी चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी कितना चेंज हो जाएगा, स्पीड कितना चेंज हो जाएगा, वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी के बाद स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी के अंदर आपको फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालना आना चाहिए, फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इन स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी। इसके बाद आइए आप ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी के अंदर एक फॉर्मूला, आपको जो मेन फॉर्मूला होता है जो सब केसेस में लग जाता है वो आपको याद रखना है, उससे आपको क्लियरिंग एंगल और क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल निकालना आना चाहिए। एक फॉर्मूला याद करोगे वो सभी के सभी केसेस के अंदर एप्लीकेबल होता है। सो कैलकुलेशन ऑफ क्लियरिंग एंगल एंड क्रिटिकल क्लियरिंग एंगल। यानी अगर आप एक फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो मान के चलिए कि आप ऑलमोस्ट सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आ रहा हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर बनता है वो बनता है वोल्टेज कंट्रोल के ऊपर, वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल के अंदर एक आपका फॉर्मूला है जो आपका पावर फैक्टर के रिलेटेड होता है कि पहले पावर फैक्टर इतना था और जब आपने कैपेसिटर लगा दिया तो पावर फैक्टर की वैल्यू 5.1 से लेकर 5.2 हो गई। तो कितना आपका पावर फैक्टर चेंज होता है, या अगर आपको 5.1 5.2 दोनों की वैल्यू दे रखी है तो कितनी रेटिंग का आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। वो आपका जो कैपेसिटर लगाओगे वो स्टार में कनेक्टेड है या डेल्टा में कनेक्टेड है। लोड स्टार में कनेक्ट हो सकता है, डेल्टा में कनेक्ट हो सकता है, यानी एक जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू P tan phi 1 माइनस tan phi 2 वो आपको याद रखना है, उस पर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी द रेटिंग ऑफ कैपेसिटर बैंक फॉर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट फ्रॉम 5.1 टू 5.2। बहुत बार इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आने के इसके चांसेस हैं। इसके अलावा जब हम लोग पावर का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है, सेंडिंग एंड का पावर, रिसीविंग एंड का पावर, एक्टिव पावर और एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपका यहाँ पर वोल्टेज इतना है
तो रिसीविंग एंड का वोल्टेज जितना रहेगा, तब यहाँ पर कितना लोड कितना रिएक्टिव पावर दे या रिसीविंग एंड के ऊपर कितना रिएक्टिव पावर होना चाहिए। तो पावर इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए इन टर्म ऑफ ABCD पैरामीटर। बट मैक्सिमम जो आने के चांसेस हैं ABCD पैरामीटर की भी बजाय भी जो हमारा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जब Z को आप X मान लेते हो और थीटा की वैल्यू को 90 कर लेते हो, उस टाइम पर आपका सेंडिंग एंड का एक्टिव पावर और रिसीविंग एंड का एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड का रिएक्टिव पावर और रिसीविंग एंड का रिएक्टिव पावर के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पावर फॉर्मूला एट सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिफ्थ नंबर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं जिसके आने के भी चांसेज हैं, आपको GMD और GMR कैलकुलेट करना आना चाहिए। GMD का कैलकुलेशन और GMR की कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ GMD एंड GMR। मैक्सिमम क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से खाली GMD और GMR के ऊपर बेस्ड ही आए हैं। इसके अलावा क्योंकि अगर आपको GMD और GMR निकालना आता है तो फिर सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, आप जस्ट फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना आपको आ जाएगा। यहाँ पर भी आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो डबल सर्किट लाइन का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालना, या फिर बंडल कंडक्टर के भी आने के चांसेस कम हैं। बंडल कंडक्टर का इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस निकालना ये थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल सिंगल फेज का या नॉर्मल थ्री फेज का ही इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जनरली निकालना आ सकता है। कैपेसिटेंस निकालना अगर आपको आता है तो आपसे चार्जिंग करंट या चार्जिंग MVR नो डाउट आप इजीली निकाल लोगे। सो इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज, एंड मेनली ये सिंगल सर्किट लाइन के ही अंदर आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे जाएं, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बाद फिर आता है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन बहुत बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पर क्योंकि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा लेंदी बनते हैं, तो उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। मेनली जो क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी निकालना फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रहता है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन एंड एफिशिएंसी फॉर स्मॉल और द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन वाले के अंदर ही आपको सर्ज इम्पीडेंस की वैल्यू निकालना आना चाहिए। सर्ज इम्पीडेंस क्या है और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग किसको कहते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सर्ज इम्पीडेंस एंड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, नो डाउट मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, बट आने की पॉसिबिलिटी उसकी कंपेरेटिवली यहाँ पर कम है। नेक्स्ट जब हम लोग आएंगे इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा सेवेंथ नंबर पे, वो होता है थ्री फेज सर्किट। इस टॉपिक को आप नेटवर्क का पार्ट मान सकते हो या फिर आप इसको पावर सिस्टम का पार्ट मान सकते हो, बट थ्री फेज सर्किट को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका लोड स्टार में कनेक्टेड हो या डेल्टा में कनेक्टेड हो, बैलेंस हो अनबैलेंस हो, कैसे आपको सॉल्व करना ये आपको आना चाहिए। स्पेशली बैलेंस वाले क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है, अनबैलेंस आने के चांसेस कम होते हैं। अगर अनबैलेंस आता है तो स्टार कनेक्टेड दिखाएंगे और फिर आपका जो न्यूट्रल आपका ग्राउंडेड होगा। ठीक है, मतलब न्यूट्रल वाले के साथ में आपका अनबैलेंस आने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं स्टार के अंदर, क्योंकि अगर न्यूट्रल नहीं है तब वो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाता है। थ्री फेज के अंदर आपको एक्टिव और रिएक्टिव पावर कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। तो मेनली हमें बैलेंस की तरफ फोकस करना है, अनबैलेंस के आने के चांसेस थोड़े कम है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ current in three phase balance in unbalanced circuit. पावर के ऊपर आना चाहिए, एक्टिव और रिएक्टिव पावर को निकालना। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। अगर फेज वोल्टेज फेज करंट दिया रखा है या लाइन वोल्टेज लाइन करंट दे रखा है तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, ये आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बनता है स्विच गियर प्रोटेक्शन। ये बहुत लेंदी है एक्चुअली, बट इसमें कुछ ही तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एक तो जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आने के काफ़ी चांसेस हैं, 1-2 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पर आने के चांसेस हैं, और वो हमारा बनता है जनरली डिस्टेंस रिले के ऊपर। यानी तीनों जो डिस्टेंस रिले हैं, इम्पीडेंस रिले, रिएक्टेंस रिले, मोह रिले, ठीक है, ये किन किन ट्रांसमिशन लाइन में यूज़ आती है, लॉन्ग में, स्मॉल के अंदर या मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, कौन सा ज़्यादा आर्क रेजिस्टेंस से अफेक्टेड है, किस में ज़्यादा पावर स्विंग होता है, किसके अंदर जो ऑपरेटिंग टॉर्क बनता है वो क्वांटिटी क्या है, रीस्टेनिंग टॉर्क कौन बनाता है, इनके बीच में कंपेरिजन आपको डिस्टेंस लेकर आना चाहिए। ये करीब 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें आने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब हम लोग ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन पर आते हैं तो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के अंदर जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टार डेल्टा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सीटी के कनेक्शन करने होते हैं उसके उल्टा। तो सीटी का रेशियो क्या होता है वो हमें निकालना होता है, तो ये आपको आना चाहिए, द सीटी रेशियो निकालना इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। ठीक है, एक और, जब आप ऑल्टरनेटर की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो ऑल्टरनेटर की स्टेटर की वाइंडिंग को हम लोग 100 प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो न्यूट्रल होता है वो ग्राउंडेड होता है, रेजिस्टेंस आप लगाते हैं, तो कुछ वाइंडिंग आपकी अनप्रोटेक्टेड रह जाती है। तो इसका एक फॉर्मूला है, कितना परसेंटेज वाइंडिंग आपकी अनप्रोटेक्ट रह जाती है, तो उसको निकालना आपको आना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में दे रखा हो कि अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग इतनी है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो आपको निकालना आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला सेम है, उसके ऊपर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड वाइंडिंग ऑफ द ऑल्टरनेटर ऑफ ऑल्टरनेटर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो कहाँ पर आप नॉन डायरेक्शनल रिले यूज करते हो और कहाँ पर आप डायरेक्शनल रिले यूज करते हो, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, द लोकेशन ऑफ डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल रिले। ये लोकेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद जब आप सर्किट ब्रेकर वाले पार्ट पर आते हो, सो सर्किट ब्रेकर के अंदर आपको एवरेज वैल्यू ऑफ आर 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 वी निकालना, रिकवरी वोल्टेज निकालना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, एवरेज एंड मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रिकवरी वोल्टेज आपको निकालना आना चाहिए। सर्किट ब्रेकर में जो बेसिक डिफरेंस के ऊपर कुछ 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, वो आपको थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगता है वो आपका है लोड डिस्पैच। लोड डिस्पैच बहुत इजी टॉपिक है, क्योंकि दो ही फॉर्मूले हैं, उससे आप पूरा का पूरा इसको कर सकते हो। ठीक है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालना आपको आना चाहिए। जब आपका दोनों ही तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ सकते हैं, जब आप लॉस को लेके चल रहे हो या विदाउट लॉस को लेके चल रहे हो, दोनों तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच विद और विदाउट लॉसेस। बहुत ही सिंपल है, ये आपको यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एसी के अंदर अगर बनता है क्वेश्चन तो बहुत सिंपल वाला बनेगा, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है। तो मेनली आने के चांसेस आपके डीसी के ही लगते हैं, या तो रिंग डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया या रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर आपको दे दिया। ठीक है, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, सिंपल केसीएल केवीएल आपको लगाना होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, किस जगह पर मिनिमम वोल्टेज आपको मिल रहा है वो निकालना आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, सो टोटल वोल्टेज ड्रॉप वगैरह निकालना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। एफिशिएंसी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसके आने के चांसेस कंपैरेटिवली लो हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है सर्जेस। सर्जेस के अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल, अगर लाइन एक जगह से दूसरे जगह पर आपका सर्ज मूव कर रहा है तो कितना रिफ्लेक्टेड वेव होगी, कितनी रिफ्लेक्टेड होगी, फोक लाइन के ऊपर और नॉर्मल लाइन के ऊपर भी। हालांकि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस से टर्मिनेटेड है, उसके आने के चांसेस थोड़े कम हैं। ठीक है, तो हमें निकालना आना चाहिए रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन of normal and the fork line. इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के आने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है। उसके बाद आता है आपका केबल, अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, अंडरग्राउंड केबल के अंदर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, और जैसे ग्रेडिंग वगैरह के ऊपर बनते हैं काफ़ी क्वेश्चन, लेकिन ग्रेडिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, क्योंकि अभी तक आए नहीं है। उसको देख के लगता है ग्रेडिंग के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना, 3 कोर वैल्यू है, 3 कोर कैपेसिटर है, तब आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालना, ये जनरली पूछा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम या मैक्सिमम या मिनिमम वोल्टेज स्ट्रेस, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो दो मेन टॉपिक जिसके ऊपर बनते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम एंड द मिनिमम वोल्टेज स्ट्रेस, इलेक्ट्रिक स्ट्रेस एंड द कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस एंड इंसुलेशन रेजिस्टेंस। हाई वोल्टेज डीसी, एचवीडीसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगर आता है तो कोई एक नंबर का क्वेश्चन थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए, मैंने थोड़ा लास्ट की पीवाईक्यू को देखते हुए, या जिस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम्स में आते हैं, लेंदी क्वेश्चन नहीं आ सकते, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ताकि आप इन पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। नो डाउट आप ऑलरेडी फोकस कर रहे होंगे, बट फिर भी इनके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। और मतलब आप
कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो लास्ट में मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि 16 तारीख से हम लोग इवनिंग में, ठीक है, 16 तारीख को हम लोग इवनिंग में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में फास्ट ट्रैक कोर्स ऑफ द पावर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिए टाइम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। फास्ट ट्रैक खाली 20 से 24 घंटे के अंदर हम इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। मतलब एक तरह से ये एक तरह का रिवीजन टाइप का कोर्स होगा। ठीक है, कोई भी डिटेल के अंदर मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, कोई भी डेरिवेशन वगैरह हम लोग नहीं करेंगे। खाली हम बताएंगे कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे कि हर तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ताकि उसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाए। तो आप जिन्होंने चाहे गेट वाला का कोर्स ज्वाइन किया हुआ है या जिसने गेट वाला का कोर्स नहीं भी ज्वाइन किया हुआ, आप गेट 2024 के एस्पिरेंट हैं या आप आगे वाले टाइम पे जब गेट एग्ज़ाम दोगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस कोर्स को ज़रूर एक बार देखिए, आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग साथ साथ ये भी डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग कहाँ पर सिली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो पूरा का पूरा गेम है ना, जो खेल है, वो आपका सिल्ली मिस्टेक का है। एग्ज़ाम के अंदर वही बंदा टॉप करता है जो उस दिन सिल्ली मिस्टेक को अवॉइड कर लेता है। आपको चाहे कितना आता हो, कितना ज़्यादा आपको नॉलेज हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप उस एग्ज़ाम वाले दिन परफॉर्म नहीं कर पाते या उस दिन आप कुछ सिल्ली मिस्टेक कर देते हो तो आप बाकी लोगों से पिछड़ जाते हो। तो हमें अगर पहले से बैक ऑफ द माइंड पता रहे कि यहाँ पर हम लोग गलती कर सकते हैं, तो पहले से अगर हमें पता होगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर हम इसका ध्यान रखेंगे ताकि हमसे मिस्टेक नहीं हो। तो 16 तारीख को पावर सिस्टम का फास्ट ट्रैक कोर्स आएगा, यूट्यूब पर फ्री है सबके लिए। 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप सभी ज्वाइन करिएगा। तो थैंक यू एवरीवन।